हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई, सबसे पहले तो राम राम जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। साथियों, हरियाणा की राजनीति में जब से बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है, एक चीज लोगों के जहन में घूम रही कि सत्ता तो बीजेपी को मिल गई, विपक्ष का जो सेनापति है वो कौन बनेगा? क्योंकि विपक्ष के सेनापति का अहम रोल रहने वाला है हरियाणा की विधानसभा में, और 13 तारीख से हरियाणा की विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है। तो जनता यह जानना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की जो कमान है वो किसको मिलने जा रही है, क्योंकि जो विपक्ष का नेता होता है सदन में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार को समय समय पर बेनकाब करना, लगाम लगाना, नकेल डालना, यह बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की होती है। और कयासों का और अटकलों का बाजार गर्म है कि उसको मिलने जा रही कांग्रेस की बागडोर, उसको मिलने जा रही है। तरह तरह के नाम आ रहे हैं, आखिर में मिलने किसको जा रही है? इस सारी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई, सबसे पहले तो राम राम जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, देखिए जी विपक्ष के नेता का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा रोल होता है जी। अगर विपक्ष का नेता मजबूत हो जी तो वो सरकार को बेनकाब कर सकता है जी। सरकार को आईना दिखा सकता है जी और कहीं न कहीं एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकता है जी। तो आप क्या मान के चल रहे हैं? आपको सारा जो हरियाणा का आजकल का परिदृश्य है जी उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि यह जिम्मेदारी किसे मिलनी चाहिए और कौन मजबूत हो सकता है? देखो पुनिया साहब, कई सालों के बाद ये ऐसा मौका मिला है जब हरियाणा में विपक्ष बड़ा मजबूत स्थिति में है जी। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में विपक्ष के 39 विधायक हैं जी, और जो सत्ता पक्ष है उसके पास 51 विधायक हैं, जिसमें 48 बीजेपी के और 3 निर्दलीय जी। और विपक्ष इतना मजबूत जो लोगों ने चुन करके भेजा है, उसके बावजूद अभी तक कांग्रेस पार्टी अपना जो उनका विधायक दल का नेता है, जिसको नेता प्रतिपक्ष की संख्या मिलेगी जी, वो अभी तक नहीं बना पाई है। और उस पर पूरे प्रदेश की राजनीतिक लोगों की भी और आम लोगों की भी बड़ी टकटकी लगी हुई। मैं प्रद्युमन जी एक सवाल ले लेता हूं, जनता की तरफ से सवाल है जी। अभी तक कांग्रेस सीएलपी लीडर नहीं बना पाई जी, तो क्या इससे कांग्रेस की कमजोरी नहीं झलकती है? देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस की कमजोरी झलक रही है और ना केवल कमजोरी बल्कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की एक प्री पार्टी चल रही है वर्षों से, जब से कांग्रेस कमजोर हुई है। हाँ। 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की का नेता जो बनता है उसके लिए भी अपना बहुमत नहीं जुटा पाई, उसके बाद से कांग्रेस हर फैसला लेट ले रही है। हरियाणा प्रदेश के अगर बात करें हम तो विधानसभा चुनाव को ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो कई दिन पहले टिकटों की घोषणा कर दी थी और कांग्रेस पार्टी तो जिस दिन चुनाव का नॉमिनेशन का आखिरी दिन था तब तक अपनी टिकटें घोषित कर रही थी। उसी तरह से लोकसभा चुनाव में ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव घोषित होने से पहले अपने सारा काम जो था ताम झाम सब मैदान में उतार दिया था, अपने प्रत्याशियों की घोषणा बहुत दिन पहले कर दी थी, जबकि कांग्रेस पार्टी तो एंड टाइम पे हर चीज कर रही है। और अब एक हरियाणा में एक कहावत है जो चुटकुले बन जाते हैं, और वो एक चुटकुला कांग्रेस पे बन गया कि अगर मान लें कि इनको बहुमत मिल जाता और इनके 46 विधायक आ जाते तो क्या ये मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाते? और जिस तरह के हालात है उस हालात से तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये मुख्यमंत्री भी ना बना पाते। बीच में एक रिक्वेस्ट कर देते हैं जी, जो तमाम दर्शक हैं उनसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है, साथियों हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके प्यार के लिए कर रहे हैं और आपका सपोर्ट हमें जरूर चाहिए, आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे वो फॉलो करें। साथियों सबसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है साथियों, आपका सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ाता है। जी प्रद्युमन जी, आगे चलिए।
तो अब जो बात है वो ये है कि आपको प्रदेश की जनता ने विपक्ष में बैठा दिया। आप कम से कम विपक्ष में कौन नुमाइंदा प्रदेश की विधानसभा में आपका नेतृत्व करेगा जी, उसकी घोषणा कर देनी चाहिए। बिल्कुल। पहला, जिस दिन विधायकों की शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन जो है विधानसभा का सेशन हुआ, उसमें बिना विपक्ष के नेता के बैठना पड़ा कांग्रेस पार्टी को जी। अब जो है उस सेशन का जो दूसरा पार्ट है 13 तारीख से शुरू हो रहा है और अभी भी ये सिर्फ टकटकियां चल रही हैं कि किसको बनाएंगे। अभी एक चीज और है खास कि ये भी नहीं कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की कमी है। कांग्रेस में इस बार भी काफी वरिष्ठ विधायक जीत करके फिर से आए हैं, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो जो है रघुवीर सिंह कादियान हो, कई बार के विधायक हैं, अशोक अरोड़ा हैं, आफताब अहमद हैं, शकुंतला खटक भी कई बार लगातार जीतती रही हैं, गीता भुक्कल हैं, दीदी बत्रा हैं। तो ये तमाम इस तरह से चेहरे हैं जिनमें चंद्रमोहन हैं कि मजबूत आदमी काफी हैं, लेकिन कोई फैसला इसलिए नहीं हो पा रहा। जो सबसे बड़ी मैं जो समझ पा रहा हूं कि विधानसभा के चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे को फ्री हैंड कांग्रेस ने एक तरह से दे रखा था और उसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस जीती जाती बाजी हार गई। 2014 और 19 के चुनाव के मुकाबले इस बार जो वोटर था हरियाणा का वो बड़ी संख्या में ये बोल रहा था कि हम बीजेपी को बदलना चाह रहे हैं ओपनली और कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में टिकटों का गलत बंटवारा होना, बहुत बड़े बड़े नेता जो जिताऊ कैंडिडेट थे, मैं एक उदाहरण दूं, ललित नागर जो तिगांव से उनकी जीत कन्फर्म दिखाई दे रही थी, उनकी टिकट काटना, शारदा राठौड़ की टिकट काटना, चित्रा सरवारा की टिकट काटना, इसी तरह से कई और नेता हैं जिनकी टिकट काटी गई और उसके बाद परिणाम ये रहा कि कांग्रेस पार्टी बहुमत से काफी दूर चली गई। अब कांग्रेस का आलाकमान के दिमाग में ये चीज जरूर बैठ गई होगी क्योंकि जब से परिणाम आए कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो खेमा है वो भी पूरी तरह से एग्रेसिव हो चुका है और वो सोशल मीडिया से लेकर के और मीडिया तक ये बयान दे रहे हैं लगातार कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जो है हार का सामना करना पड़ा। जनता भी यही कह रही है, जनता भी यही कह रही है। और कल तो जो है कांग्रेस के पूर्व विधायक जो अभी चुनाव आ रहे हैं, शमशेर सिंह गोगी का एक बयान आया और उन्होंने तो यहां तक कहा कि दीपक बाबरिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रदेश के प्रभारी हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो उदय भान जी ने एक कमेटी बनाई है 8 आदमियों की, वे उस कमेटी में उन लोगों को शामिल किया गया है जो खुद कांग्रेस की टिकट पर हारे हुए हैं। वो किस चीज का मूल्यांकन करेंगे, किस चीज का आकलन करेंगे। और उन्होंने तो उदय भान जी की कार्य प्रणाली पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए और वो पहले आदमी नहीं है, बहुत से नेता कर रहे हैं, कुछ अंदर खाते कर रहे हैं, कुछ ड्राइंग रूम में जाकर के कर रहे हैं और कुछ ओपनली कह देते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात और परिस्थितियां हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस में अब भी कोई सुधार नहीं हुआ है। अब जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो ये सोच रहा है कहीं ना कहीं कि किसी ऐसे आदमी को हम विधायक दल का नेता बनाएं जो कांग्रेस को दोबारा से जिंदा रख सके, दोबारा जिंदा कर सके और जो तमाम गुटों में जो कांग्रेस बटी हुई है उसको एक प्लेटफॉर्म पर ला सके। क्योंकि हालात और परिस्थितियां ऐसी हैं, 2014 में जब कांग्रेस हारी तो किरण चौधरी को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया गया, सीएलपी की लीडर थी वो अपने खेमे में इकलौती विधायक थी। बाकी जो 15 विधायक कांग्रेस के जीते थे, जो 14 विधायक थे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के थे। और हालात ये थी कि वो कभी सीएलपी की लीडर उनको मान्या ही नहीं, भले ही वो कागजों में सीएलपी की लीडर थी लेकिन विधायकों ने उनको मान्या ही नहीं। और उसके बाद हालात ये बनी कि 2019 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बना दिया गया, कांग्रेस विधायक दल का नेता कह सकते हैं। और तब वो बहुत सी ऐसी मीटिंगें थी जिनमें किरण चौधरी और जो कुमारी शैलजा के जो समर्थक विधायक थे वो नदारद दिखे। अब फिर से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में एक चीज जरूर मिलेगी कि एक बार फिर से अगर हुड्डा साहब के गुट का या हुड्डा साहब को या कुमारी शैलजा के गुट का अगर किसी को बना दिया तो फिर से वही दोबारा ढाक के 3 पात ना हो जाए, वही फिर से हालात। अब 37 तो आ गई कम से कम, 15 से 31, 31 से 37, अगर वो 37 से नीचे चले गए तब क्या करेंगे। तो उस लिहाज में
कई नेताओं के ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। अच्छा। अब उसमें किसकी लॉटरी लगती है वो विधिवत रूप से, वैसे तो क्या है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी हो सकता है। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी की एक खास बात और मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी में अक्सर फैसले रात को होते हैं और आपने देखा होगा टिकटें भी रात को ही डिक्लेयर होती हैं और मुख्यमंत्री तक के चेहरे रात को घोषित किए जाते हैं। तो इसी तरह से तो प्रद्युमन भाई ये जो रात की पॉलिटिक्स है, जो रात की पॉलिटिक्स है जी, तो फिर ये कांग्रेस पे कहीं भारी तो नहीं पड़ रही है ना, सूट करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। देखो निश्चित रूप से भारी पड़ रही है। अगर भारी नहीं पड़ रही होती, आप एक बात बताओ कि 2014 के बाद सबसे मजबूत विपक्ष पहली बार बना है जिसमें 5 सांसद कांग्रेस के हैं, 37 विधायक कांग्रेस के हैं, उसके बावजूद आप अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पा रहे। और कहीं ना कहीं जिन नेताओं की वजह से पार्टी हारी है, देखो जनता ने तो पूरा जोर लगाने का काम किया है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी कांग्रेस हारी है तो कौन जिम्मेदार है? वो लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ी खास मैं बात बताऊं, अगर सुधार करना, हार जीत चुनावी राजनीति में लगी रहती है, बिल्कुल, लेकिन अगर सुधार करना है तो ऐसे आदमी को विपक्ष का नेता बनाना पड़ेगा। विपक्ष के नेता का मीन्स ये होता है कि वो ना केवल विधानसभा में बल्कि सड़कों पर भी सरकार कोई गलत काम कर रही है, कोई गलत फैसला ले रही है, उसका विरोध करे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब विपक्ष के नेता थे 5 साल, वो ये बताएं कि उन्होंने खुद कितने दिन सड़क पर संघर्ष किया। ये अलग बात है, उनके बेटे जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो लगातार रोडों पर रहे, लगातार उन्होंने लोगों के बीच में रहे, लेकिन विपक्ष के नेता तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। बिल्कुल सही, दायित्व तो उनका दायित्व बनता था। दूसरी बात, चौधरी उदय भान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कितने दिन जनता के लोगों के लिए प्रोटेस्ट किया, जनता की मांगों के लेकर के जो धरने प्रदर्शन जलसे जुलूस हो रहे थे प्रदेश भर में, उनमें कितनी जगह चौधरी उदय भान जी गए, वो ये बताएं। और वो ये बिल्कुल क्लियरली कम से कम कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर जरूर ये बात रखें कि जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया अकेले तौर पर। हुड्डा साहब चले गए, उनके साथ चले गए, वो एक अलग बात है, बिल्कुल, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो कार्यकाल डॉक्टर अशोक तंवर का रहा विपक्ष में होते हुए भी, जो कार्यकाल कुमारी शैलजा का रहा, उन्होंने जो है अपने विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इतर अपना एक जो है प्रदेश में घूमने का काम किया। भले ही उसका असर पड़ा ना पड़ा, लेकिन वो कम से कम घूमे तो। बिल्कुल, उदय भान जी तो कहीं गए ही नहीं, और उसके बावजूद उदय भान जी की जो बोलने की शैली है या जो वो बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कौन किरण चौधरी, इस तरह की टिप्पणी करना, इस तरह की टिप्पणी करना, निश्चित रूप से आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप कोई अकेले उदय भान नहीं है, आप हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बोल रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप अकेले उदय भान होते तो आप कोई बात नहीं, आपसे कुछ भी बोलते। देखिए कहीं न कहीं इस प्रकार की जो भाषा शैली है जी, इस प्रकार की भाषा शैली कांग्रेस को और ज्यादा कमजोर कर रही है। ये ले डूबी, हाँ, अगर वो चौड़ से बोल रहे हैं, चौड़ करके बोल रहे हैं जी, तो इस पे लगाम लगानी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे नेताओं पर लगाम कसनी पड़ेगी मजबूती के साथ। कांग्रेस पार्टी भी वो लगाम कसने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही। वरना आपको एक खास बात बताता हूं, होता क्या है कि जिस भी स्टेट में पार्टी हार जाती, उस स्टेट में हारने के बाद या तो उस राज्य के नेता प्रतिपक्ष या उस समय जो कोई मुख्यमंत्री हो उस पार्टी का, बिल्कुल, या प्रदेश का अध्यक्ष, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता है। बिल्कुल, अगर वो नहीं देता है तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो उसकी रिप्लेसमेंट कर देता है। हमने बहुत जगह देखा है। बिल्कुल सही कहा, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा। और मैं बड़े एक दावे के साथ एक बात आपको बताऊं, अगर बाई चांस भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती तो मोहनलाल बड़ौली जी की छुट्टी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन बीजेपी तुरंत फैसला लेने में माहिर है, जबकि कांग्रेस पार्टी में वो कला है ही नहीं। हमने देखा लोकसभा में हार हुई, यहाँ की जिला प्रधान थी आशा केंद्र, तुरंत हटा दिया, तुरंत प्रभाव, बिल्कुल तुरंत प्रभाव से। और कांग्रेस पार्टी में तो जिला प्रधान है ही नहीं, जो बना रखे हैं। आप एक बात बताओ, हार हुई है, कोई दो राय नहीं है, किसी की वजह से तो हुई है, कोई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बिल्कुल, लेकिन नहीं ले पा रहे। तो क्या लगता है प्रद्युमन भाई, आपकी नजर में जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जी विपक्ष का नेता का, जी, तो आपको क्या लगता है कि इस पद का जो वजन है जी, उसके हिसाब से इसके बराबर के कद का नेता चाहिए जी?
आपको क्या लगता है, ऐसा कांग्रेस पार्टी में देखो- कौन कौन नेता हो सकता देखो, मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी ना तो कोई बराबर का कद का कुछ देखती। है? पार्टी तो फिर ये गलत नहीं होगा? जब इस तरह की बातें पार्टी करती रहती है कि हम सर्वे के आधार पर टिकटें देंगे, हम जो है जो जिताऊ प्रत्याशी होंगे वो टिकटें दें, उनको टिकट देंगे, और सोमवीर शोराण जिन्होंने बारडा से, जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको बारडा से टिकट दे दी। कहीं ना कहीं पार्टी का कोई सिस्टम है नहीं। लेकिन मुझे जो लग रहा है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा दर्शक भी समझ पाएंगे, क्योंकि आप भी सुन रहे हो, हम 2-4 दिन से मीडिया में सुन रहे हैं कि विनेश फोगाट को बनाया जा सकता है। देखिए, विनेश फोगाट की उम्र हम जानते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, पर हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत मजबूत और बहुत बड़ा पद है, बहुत अहम पद है, ये ऐसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी वो पहली बार चुन के आई हैं और उनका राजनीति का कोई लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है। यहाँ पर बहुत अनुभवी आदमी चाहिए। अगर इस तरह के नाम कांग्रेस पार्टी से निकल के आ रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया। देखो, पिछले 3-4 दिन से मेरे पास जो आप बात कर रही हो, आपकी बात ठीक है, मेरे पास भी बहुत से लोगों में फोन आ रहे हैं कि विनेश फोगाट को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है लेकिन अगर विनेश फोगाट को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन पिट चुका है। और वो दिवालियापन इसलिए पिट चुका है कि विनेश फोगाट पहला चुनाव उन्होंने लड़ा है। चुनाव लड़ने से पहले वो राजनीति में कभी नहीं थी। एक आदमी पहला चुनाव लड़े एक अलग बात है, मनोहर लाल जी भी पहला चुनाव लड़के प्रदेश के सीएम बने थे, लेकिन वो उससे पहले संघ की राजनीति में थे और संगठन का बहुत लंबा चौड़ा जो उनको अनुभव था। दूसरी तरफ विनेश फोगाट, ठीक है, वो एक कुश्ती की बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, लेकिन आप एक फील्ड में खिलाड़ी हैं, राजनीति में आप राजनीति के खिलाड़ी नहीं है। देखिए, अगर आप राजनीति के खिलाड़ी होती, मैं बड़ी गंभीर बात बताऊं, जिस दिन विनेश फोगाट की टिकट डिक्लेयर हुई उस दिन पूरे हरियाणा प्रदेश में ये चर्चाएं थी कि हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत विनेश फोगाट की होगी और वो 70,000 से चुनाव जीतेगी। और हालात आप देखिए, जब आप चुनाव परिणाम आया, बिल्कुल क्या हालात रहे। बिल्कुल ठीक है, वो तो केवल इसलिए चुनाव जीतगी कि जो इनेलो के प्रत्याशी थे उनका उनके गांव और उनमें इलेक्शन ढीला छोड़, जिसकी वजह से वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। खाप इन्वॉल्व होगी, खाप में कहने पर लाठा साहब ने वरना तो वो चुनाव हार भी जाता। अच्छा, अगली बात ये है कि विनेश फोगाट, ठीक है, उन्होंने देश का नाम बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर के वो गई, बिल्कुल बहुत बड़ी ओलंपियन रही, खिलाड़ी रही, लेकिन राजनीति में अभी उनको लंबा संघर्ष करने की जरूरत है। दूसरी बात, उनको कुश्ती से जुड़ी हुई कोई कमान देनी हो, दी जा सकती है। सरकार आ जाती तो उनको खेल मंत्री बना देते और हो सकता है इस बात की पूरी चर्चाएं भी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब उनको क्या है, आप उनको महिला कांग्रेस में जिम्मेदारी दे सकते हैं, आप उनको युवा कांग्रेस में जिम्मेदारी दे सकते हैं, आप उनको खेल प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन एकदम अगर आप उनको विपक्ष का नेता बनाएंगे, वो ये अकेला कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं बन रहा, ये साथ में विपक्ष का नेता ही बन रहा है। विपक्ष का नेता वो कम से कम आपको ऐसा आदमी बनाए, उनको तो अभी तक, मेरा ऐसा मानना है, और मानना नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात है, उनको तो विधानसभा की कार्रवाई का भी नहीं पता होगा। तो यहाँ तो एक अनुभवी आदमी चाहिए, और वो आदमी चाहिए जो अनुभवी के साथ साथ सड़क पर संघर्ष कर सके। अगली जो बात है, विनेश फोगाट को आज चुनाव जीते हुए लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने में उन्होंने अपने जुलाना हल्के का ही दौरा नहीं किया और सोशल मीडिया पर लोग ये प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि विनेश फोगाट जी आप आ नहीं रही हल्के में, कितनी बड़ी गंभीर बात है। दूसरी बात, अब यहाँ नेता प्रतिपक्ष ऐसे शख्स को बनाना चाहिए क्योंकि कांग्रेस में सीनियर नेता काफी हैं, लेकिन समस्या वही है कि बहुत से सीनियर नेता हुड्डा साहब के साथ अटैच हैं, कोई सीनियर नेता कुमारी शैलजा के साथ अटैच है। असली कहानी, जो असली बीमारी की जड़ है, वो ये है कि कांग्रेस को जिंदा करना है, ना कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा के। बहुत इंपॉर्टेंट बात करें प्रद्युमन भाई आप। और कांग्रेस हारी क्यों? सिर्फ इसीलिए हारी कि एक तरफ हुड्डा सरकार बनाएगा, दूसरी तरफ जो कुमारी शैलजा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा तवज्जो तक भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल, जिसकी वजह से दोनों तरफ से हार हुई। अब कांग्रेस के पास कौन हो सकता है विपक्ष का नेता? उसमें मैं अगर बात करूं, अगर कांग्रेस किसी जाट चेहरे को ही चुनावी जो है विपक्ष का नेता बनाती है, सीएलपी बनाती है, तो उसमें मेरा निजी तौर पर यही मानना है कि पहला
नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही रहेगा, क्योंकि हुड्डा साहब ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से कांग्रेस की कमान उनके हाथ में रहे। और उसका कारण भी यही है कि अगर विपक्ष के नेता की कमान उनके हाथ से चली जाती है तो हुड्डा साहब ना तो आज किसी और पद पर, और उसके बाद जो है प्रदेश में जो उनका एक राजनीतिक कद, हालांकि इस चुनाव के बाद कम हुआ है कुछ ना कुछ, उनकी विश्वसनीयता भी कमजोर हुई है, वो और ज्यादा कमजोरी पर आ जाएगी। सुनने में ये आ रहा है प्रद्युमन भाई कि हुड्डा साहब को प्रतिपक्ष नेता बनाने के लिए करीब 28 विधायकों के साइन की हुई चिट्ठी हाईकमान को चली गई है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हुड्डा साहब ने जब कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होनी थी विपक्ष विधायक दल का नेता चुनने के लिए, तो उससे पहले अपने दिल्ली स्थित आवास पर जो उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा की कोठी है, वहां तमाम अपने विधायकों को बुलाया था जो उनके खेमे, और उसी दिन ये तय हो गया था कि हुड्डा साहब किसी भी हालात और किसी भी परिस्थिति में जाकर के सीएलपी का जो नेता है वो पद नहीं छोड़े। उसमें तो सुनने में ये आ रहा है कि कई जो एक दो विधायक शैलजा के खेमे से जीता हुआ था वो भी वहां पर चले गए। नहीं, बिल्कुल चले गए थे, उनका पता भी है। जिनमें एक सिरसा लोकसभा क्षेत्र के विधायक हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया जो कुमारी शैलजा के बड़े खासम खास हैं, लेकिन वो वहां मौजूद थे। उसके बावजूद अब जो हालात वो ये हैं कि अगर हुड्डा साहब को ही बनाना होता तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब से पहले डिक्लेयर कर चुका होता। कहीं ना कहीं पेच अड़ा हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पेच इसीलिए अड़ा हुआ है। अब भी कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, चूंकि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं जी, तो उनकी हुड्डा साहब से ज्यादा दिल्ली के दरबार में पहुंच है। कहीं ना कहीं वो ये समझाने में कामयाब हो गए होंगे कि अगर हुड्डा साहब के नेतृत्व में ही हम जीतते तो 3 योजनाओं से जीत जाते, क्योंकि 14 में हुड्डा साहब के उसमें 19 और 24 नहीं जीत पाए। अब किसको कमान दी जाए, ये सबसे बड़ी बात। नेतृत्व बदलना पड़ेगा, और कई बार ये होता है कि नेतृत्व किसको दे। अब मैं आपको सिलसिलेवार अगर बात करें तो उसमें बात ये है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे की तरफ से रघुवीर सिंह काजान बड़े सीनियर विधायक हैं, लेकिन नहीं लगता कि उनको बनाया जाएगा। उम्र बहुत ज्यादा है, उम्र भी ज्यादा है, और वो सड़क पर संघर्ष नहीं कर सकते जी। उसके बाद बात करें बीबी बत्रा की, बीबी बत्रा का भी कहीं नहीं लग रहा कि उनको बनाने की कोई संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ 2 नाम मैं देख पा रहा हूँ हुड्डा साहब के बीच, जिनमें एक नाम अशोक अरोड़ा जी, जो हुड्डा साहब के साथ साथ कुमारी शैलजा भी उन पर सहमत हो सकती है। और अशोक अरोड़ा की जो सबसे खास बात मैं दर्शकों को बताऊं, वो मंत्री भी रह चुके हैं परिवहन विभाग की, अनुभवी भी हैं, विधानसभा के भी स्पीकर रह चुके हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल जो विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी किसी समय रही है, उस इंडियन नेशनल लोकदल के वो 16 साल तक लगातार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। 16 साल किसी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अशोक अरोड़ा को बनाने से जो चौधरी देवीलाल के समर्थक हैं या जो चौधरी देवीलाल की पार्टियों में चूंकि वो रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो उनको भी अपने साथ लाने का काम कर सकते हैं। अशोक अरोड़ा को बनाने से, चूंकि एक अनुभवी आदमी है, लेकिन मेन बात यही है कि वो सड़क पर कितना संघर्ष कर पाते हैं। इतना जरूर है कि अशोक अरोड़ा पर ना तो पक्की छाप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है और ना पक्की छाप कुमारी शैलजा की जी। सिर्फ इतना है कि वो कुछ ही साल पहले कांग्रेस में आए, पिछला चुनाव वो हार भी गए थे बहुत क्लोज मार्जिन से, लेकिन इस बार वो चुनाव जीत गए। और अशोक अरोड़ा को बनाने से एक बड़ी गजब की केमिस्ट्री और होगी, वो ये होगी कि हरियाणा में ये एक विरला ही मौका ऐसा मिलता है जब प्रदेश का मुख्यमंत्री भी उसी जिले से हो और प्रदेश में विपक्ष का नेता भी उसी जिले से हो। साथ लगते दोनों विधानसभा क्षेत्र हैं, लाडवा और थानेसर, अगर उनको बना देते हैं तो। दूसरा गीता भुक्कल, लेकिन गीता भुक्कल के साथ वही समस्या है कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे की बिल्कुल कट्टर समर्थक मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं और उन पर कुमारी शैलजा भी दिक्कत कर सकती है।
मेरा निजी रूप से यही मानना है कि अशोक अरोड़ा को अगर बनाते हैं तो उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं दोबारा से जिंदा होने की उम्मीदें हो सकती हैं। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि मनोहर लाल जी अब केंद्र में जा चुके हैं जो एक पंजाबी मुख्यमंत्री पहले था। अरोड़ा साहब भी पंजाबी हैं। तो अब हो सकता है कि पंजाबी समाज में एक इस तरह का मैसेज दिया जा सकता है कि कांग्रेस भी पंजाबियों को आगे रखती है। अगली जो गजब बात है वो ये है कि जब भी किसी पार्टी का मुख्यमंत्री हटा दिया जाता है तो उस पार्टी के लोग भी ये चाहते हैं कि दूसरी पार्टी अगर हमारे को कोई हवा देती है तो उस जाति के लोग उसमें चले जाते हैं। और इसमें प्रद्युमन भाई देखिए, जो पंजाबी वोट है वो भजनलाल के समय पे जी कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल तरफ होता था। बिल्कुल, तो वो दोबारा लौट के आ भी सकता। और एक बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में तभी लौटेगी जब आज जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें सेंध लगाई जाएगी। अगर कांग्रेस के पास जितने वोट अब आए हैं इन्हीं से राज आता तो इस बार भी आ जाता, पिछली बार भी आ जाता। जब तक आप दूसरी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को तोड़ करके आपके साथ नहीं लाओगे तब तक राज नहीं आ सकता। और आपको ऐसा ही कोई नेता चाहिए जो इस तरह के हालात और परिस्थितियों में भी आपके साथ लोगों को जोड़ सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि अशोक अरोड़ा के ऊपर दोनों गुट सहमत हो सकते हैं। और इसके अलावा कौन सा नाम आपको लगता है अगर इन पर बात ना जमे तो फिर इन पे जम सकती है? देखो, वैसे तो कांग्रेस आलाकमान जिसका नाम भेज देगी। अब मजबूरी ये है कि विधायक भाग भी नहीं सकते क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए और जिसका नाम ले देगी उस पर सहमति होनी है। लेकिन कुछ एक ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, गोकुल सेतिया का, सिरसा से आते हैं, बड़े अग्रेसिव विधायक के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं सिरसा के लिए। पिछली बार भी वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे, लेकिन उनका खुद का इतना बड़ा कद नहीं है। हाँ, ये जरूर है उनके जो नाना हैं लक्ष्मण दास अरोड़ा, उनका बहुत बड़ा नाम किसी समय रहा है प्रदेश की राजनीति में, मंत्री रहे हैं कई बार सिरसा के विधायक रहे हैं। और गोकुल सेतिया ने भी रोड पर बड़ा लंबा संघर्ष किया है, लेकिन बात वही कि वो अनुभव नहीं है उनके पास अनुभवहीन है। ठीक है, इतना जरूर है कि विनेश फोगाट से ज्यादा अनुभवी, लेकिन उतना अनुभव नहीं है जितना अनुभव एक विपक्ष के नेता के तौर पर एक परिपक्व नेता वहां चाहिए। तब जाकर के आपकी बात बनेगी। क्योंकि इस बार आपके साथ एक और बड़ी समस्या है कांग्रेस के साथ। पहले कांग्रेस को एक आदमी का सहारा, एक नेता का और सहारा मिलता था, वो था अभय सिंह चौटाला था। अभय सिंह चौटाला विपक्ष में मुखर होकर के बोलते थे, भले ही वो विधायक दल के अकेले जीते हों इनेलो से, लेकिन अब अभय सिंह चौटाला भी नहीं है। तो अब उनकी कमी को आदित्य और अर्जुन कितना पूरी कर पाते हैं वो भी देखने वाली एक बड़ी बात है। और अब सारा जिम्मा कांग्रेस के कंधों पर है और कांग्रेस को ऐसा नेता चाहिए जो विधानसभा के साथ साथ सड़क पर भी लोगों की आवाज उठा सके और सही मायने में विपक्ष की भूमिका निभा सके। अगर भी कांग्रेस को आज भी ये गलत वहम हो कि बीजेपी से लोग नाराज हो जाएंगे और आपको वोट दे देंगे, तो वो मन का वहम निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो इस चुनाव में निकल गया। इस बार पूरे 5 साल खट्टर साहब के कार्यकाल में भी और नायब सिंह सैनी के कार्यकाल में हर रोज धरने, जलसे, जुलूस, प्रदर्शन, तमाम जो कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, हर आदमी तो सड़क पर था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो कहीं ना कहीं तो आपके सिस्टम में कमी है और उसमें जब तक आप सुधार नहीं करोगे तब तक आपकी बात बढ़ेगी नहीं। और सिस्टम में सुधार कब होगा? जब उसी पुराने ढर्रे पर आप चलोगे। वही चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप दोबारा विपक्ष का नेता बना दो, वही उदय भांजी को आप कंटिन्यू प्रदेश अध्यक्ष बना दो, और नतीजा ये रहेगा कि अब की बार 37 आई, आगे 37 से भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उनकी तो जितनी अक्षमता होती है पुनिया साहब वो उन्होंने लगा ली। यानी कि निचोड़ यही है कि इस बात का जी कि कांग्रेस पार्टी को सारे जातिगत समीकरण देखकर, जी सारे वोट बैंक देखकर, जी अनुभव देखकर जी एक ऐसे आदमी को कमान देनी पड़ेगी जिससे कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में सत्ता में लौटने की कोई राह बने। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। और ऐसा आदमी चाहिए जो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में सेंध लगा करके और कांग्रेस में उनको ला सके। वरना तो अब ये हालात हो जाएगी, आप देख लेना 5-10 दिन के बाद कि कांग्रेस से लोग वापस बीजेपी में भागना शुरू हो जाएंगे या इन्हीं लोगों की तरफ भाग जाएंगे। भाई, मैं आपको एक जानकारी अपडेट कर दूं दर्शकों को भी जी।
लाइन लगी हुई है। बिल्कुल निरंतर लोग बीजेपी संगठन के संपर्क में हैं, परंतु बीजेपी संगठन ने निर्णय कर दिया जी कि आने वाले 3 साल तक कोई नई एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। जी लोग संपर्क में हैं पर वो ले नहीं रहे। देखो उसमें भी मैं एक बात बताऊं, ये जो नो एंट्री की आप बात कह रहे हो ना, अगर बीजेपी इस तरह का काम करेगी तो बीजेपी भी धीरे धीरे फेल हो जाएगी। उसका भी कारण बताता हूं आपको, और उसका कारण क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की मतलब कोई जरूरत नहीं होती। पंजाब में आम आदमी पार्टी की एक तरफा सरकार बन गई और आंधी आ गई। उसके बाद हालात ये बने कि हरियाणा में चुनाव होना था। हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, तमाम पार्टियों के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। और तभी क्या किया, ऊपर से अरविंद केजरीवाल जी, सुशील गुप्ता जी, उन सब ने ये कहा कि हम तो जो है इंट्री उसी आदमी को देंगे जो हमारे इन मानकों पर खरा उतरेगा। या इंटरव्यू लेंगे, हम ये देखेंगे, वो देखेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, पूरी ढिंढोरेबाजी की। और उसका परिणाम क्या हुआ, आज आप देखो आम आदमी पार्टी क्या हालात है। अगर वो उस टाइम पर उन लोगों को ले लेते तो हवा कुछ हो रही होती। कई काम के आदमी खो दिए। बिल्कुल, वो हवा कुछ हो रही होती। तो कहीं ना कहीं पार्टियों को कभी अपनी एंट्री बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर बीजेपी में आएंगे ना, कम से कम प्रचार तो बीजेपी का करेंगे। जी। तो अब इस बात को समाप्ति की ओर लेके जाए प्रद्युमन भाई। तो साथियों, प्रद्युमन भाई ने बिल्कुल सारा निचोड़ निकाल दिया। अगर कांग्रेस को सत्ता में लौटना है तो इन बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और अगर वो उसी पुराने ढर्रे पर चलती है फिर वही डाक के 3 पात रहने वाले हैं। होना हाना कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, आगे फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए आपको साथियों राम राम। राम राम।